नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली थी और इस रैली में एक मर्तबा फिर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने टेन्योर में, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद में जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है उसका महिमा मंडल आज एकदम से किया। और खासतौर पर उन्होंने 370-35 को रिपील करने के बाद से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर चर्चा की। उन्होंने एक मर्तबा फिर बताया कि पहले स्टूडेंट्स के हाथ में पत्थर हुआ करता था, लेकिन अब लैपटॉप की बात आ गई है, किताब कलम की बात आ गई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कैलेंडर जारी किए जाते थे और बाजार बंद रहते थे, कारोबार प्रभावित होता था, लेकिन अब ये सारी स्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अलगाववाद की बात की तो उन्होंने कहा कि अलगाववाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 370 का साया पूरे जम्मू कश्मीर पर छाया था, लेकिन अब वो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को उस वक्त दी जब राज्यसभा में इसको लेकर के बिल पारित कर दिया गया और उसके बाद लोकसभा में पास करके 370 में संशोधन किया। खंड 1 रह गया है, बाकी पूरी तरह से संशोधित हो चुका है और 35 को हटा दिया। जो आरक्षण नहीं मिल पाता था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को आरक्षण दिया गया। वाल्मीकि समाज और गुरखा बरादरी की भी उन्होंने बात की। महिलाओं के जो राइट्स कल्टेल किए गए थे उन राइट्स पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एसटी समुदाय यानी पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर के इसका विरोध किया। उस विरोध को सीधा सीधा लताड़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड फैसले ने जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पहाड़ियों को या गुजर बकरवाल को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जाता था, वो राजनीतिक आरक्षण भी जो कहीं ना कहीं मुहैया अगर करवाया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने करवाया है। जम्मू कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है और शायद ये रैली भी टर्निंग पॉइंट हो सकती है दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अगर हम उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें या जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, दोनों ही जगहों पर आज वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रैली है। दूसरी बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कर दिया कि चुनावी बांड पर विपक्ष झूठ बोल रहा है और सब पछताएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। विपक्ष ने देश को काले धन की ओर धकेला है। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि बांड नहीं होते तो कैसे पता चलता है ये पैसा कहां से आया है और किसके पास जा रहा है। 3000 कंपनियों ने चंदा दिया। उन्होंने बड़े डिटेल से बताया 3000 कंपनियों ने चंदा दिया। 26 कंपनियों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। 16 कंपनियों ने ईडी के एक्शन के बाद अपना चंदा जो है पार्टियों को दिया है। 37% चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 63% चंदा बाकी लोगों को मिला है। पहले हम बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ जो आज जम्मू में लगी है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह, पहले हम आपको वो बताते हैं। मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी।
तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पत्थर की जगह अब लैपटॉप है, किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। पहले इस तरह के जलसे नहीं हुआ करते थे। बड़े शान से उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों को लेकर के कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हुआ करती थी, बंद की काल हुआ करती थी, लेकिन अब अमन आया है। अमन के चलते यहां पर जनसभाएं भी होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, हालांकि पहले वो सहयोगी भी रही हैं इनकी, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का यह कहना था कि 370 हटता है तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन आज वो परिस्थितियां बदली हैं। सदाकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है और किस तरीके से किस तादाद में वो तिरंगे वहां पे फहराए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और पहले कैलेंडर निकलता था कि आप इतनी देर तक आप दुकानदार या कारोबार नहीं कर सकते, स्कूल इंस्टीट्यूशन बंद रहे। आज पेरेंट्स भी खुश हैं, जो अभिभावक हैं वो संतुष्ट हैं, खुश हैं कि उनके बच्चे नियमित स्कूल रूप से स्कूल में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं। वैसे व्यापारी तबका भी खुश है। व्यापारी तबका इस बात को लेकर के खुश है कि वहां पर अब कैलेंडर नहीं जारी होता है, बंद की काल नहीं होती है और स्मूथली बिजनेस चल रहा है। ये बेनिफिट व्यापारियों को मिला है। इसी पर चर्चा करेंगे। जिशान राणा मेरे एक्सट्रीम राइट पे हैं। राणा साहब, आपका स्वागत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। नम्रता शर्मा जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं और सरबजीत जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सरबजीत जी, अब आप कितनी मर्तबा 5 अगस्त 2019 को सियासी तौर पर इस्तेमाल करोगे? एक मर्तबा फिर आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली पूरी 370 के इर्द गिर्द ही कंसंट्रेट रखा जी। देखिए विनोद जी, आपको मालूम ही है कि आज 370 जम्मू कश्मीर से जा चुकी है। ये पास्ट की बात है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये देश का एक ऐसा मुद्दा था जिस पे हमने चुनाव लड़ा था और जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो आपको पता ही है कि 370 टूटने से पहले क्या हालात थे। आप देखते थे कि एजेंडा पाकिस्तान से चलाया जाता था, कैलेंडर पाकिस्तान से आता था और यहाँ के लोग जो कुछ कठपुतली बन के जो पाकिस्तान के रह चुके थे, हमारे यहाँ जितने भी खुल के बोलिए ना, कौन सी जमात, जिसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं? देखिए, सारी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सपोर्ट करती थी, यहाँ पर पीडीपी पाकिस्तान की सपोर्ट करती थी, कांग्रेस जो है पूरा एजेंडा पाकिस्तान का यहाँ चलाते थे। अब बताइए 370 टूटने के बाद एकदम कौन सी छड़ी, कोई जादू की छड़ी वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई? क्योंकि इनकी नीयत जो थी उसमें खोट थी। ये चाहते थे कि ये जो मसला है इसको और लंबा खींचा जाए और ये सारा मसला जो है ये कांग्रेस की देन थी। ये जो मसला है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी। इन्हीं पार्टी आज कहां गए पत्थरबाज? आज जैसे आज माननीय होम मिनिस्टर जी ने कहा कि जो लोग पत्थर मारते थे आज उनके हाथ में लैपटॉप है, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप कश्मीर में जाइए, आज वहां पर कितने टूरिस्ट वहां पर जा रहा है, पूरे जितने भी होटल हैं वो बुक हैं। पहले भी हमने कहा टैक्सी वाले, शिकारे वाले, आज वहां पांव रखने की जगह नहीं है। आज वहां लोग बिल्कुल समृद्धि की तरफ जा रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। ये सारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क़यादत में जो 10 साल में जो हुआ, यही फारूक अब्दुल्ला कहता था कि मोदी जी अगर 10 साल तक भी आए, 10 बार भी प्रधानमंत्री बने, 370 को छेड़ नहीं सकते। तो दूसरी बार उन्होंने ये काम किया और मैं समझता हूं पूरे देश में आज शांति है। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में बताना चाहता हूं, इसका संबंध पूरे देश के साथ है। जहां कितने बिहार के नौजवान शहीद हुए, यहाँ कितने पंजाब के नौजवान शहीद हुए, यहाँ कितने महाराष्ट्र के जवान शहीद हुए, पूरे देश के जवान जो हैं बेल्ट फोर्सेस के, उन्होंने यहाँ कुर्बानियां दी हैं और 50,000 से ज्यादा नौजवानों की हत्याएं अगर हुई हैं तो ये पार्टियां जिम्मेवार हैं। चलिए, यही 3 पार्टियां जिम्मेवार हैं, तो क्यों नहीं अनुसंधान? जिशान जी, आपकी पार्टी पर संगीन आरोप लगाया है कि एजेंडा पाकिस्तान से बंधा था और इंप्लीमेंट तीनों ही पार्टियों पर आरोप लगाया है। कांग्रेस पर भी लगाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी। कांग्रेस को छोड़ दें तो दोनों जमातें इनके साथ मिलजुल कर सरकारें भी चला चुकी हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा दूसरों पे उंगलियां खड़ी करती है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान के साथ जाने में या पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता होता तो शायद 1947 में जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा ना बनता। ये तारीख इस बात की शाहिद है कि महाराजा हरि सिंह के साथ अगर सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं अगर हम उनको उठा के देखें और जिस तरीके से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में ये कहा था कि हम जो हमारा फ्यूचर जो है हम अपना मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ देखते हैं ना ही पाकिस्तान के साथ। तो बार बार ये कहना कि हम पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं ये गलत है। जहां तक 370 की बात ये कह रहे थे तो पहली बात तो मैं इनको बताऊं शायद ये पढ़े लिखे कम है, क्योंकि 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा था। अगर हम आज 370 की बात करते हैं कि उसको गैर कानूनी तरीके से इलीगली आर्बिट्रेरली जो है हम लोगों से छीना गया, हम लोगों की हम आप सुप्रीम कोर्ट के निशान जी आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को आप रिजेक्ट करते हैं। हमने रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्योंकि हमने ये कहा कि जिस तरीके से ये फैसला किया गया यहाँ के अवाम को वो पसंद नहीं है और ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए यहाँ की आवाम को पसंद है, यहाँ की आवाम को अगर पसंद होता यहाँ की आवाम को आपको ये एजेंडा देखिए मैं यहाँ चिल्लाने के लिए नहीं आया, यहाँ अगर बात करनी है तो इनको फैक्ट्स पे और फिगर्स पे बात सामने रख के बात करनी होगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इनको भी पता है कि चिल्लाने से इनको अब कुछ नहीं मिलने वाला। 370 तक को कब तक बेचेंगे? ये बिहार में जाते हैं 370 को याद करते हैं, राजस्थान में प्रधानमंत्री गए तो इन्होंने 370 वहां पे याद आया। क्या 370 जम्मू कश्मीर में हटाने से बिहार में जो है वो गरीबी खत्म हो गई? क्या 370 यहाँ जम्मू कश्मीर में हटाने से राजस्थान में उससे कोई फर्क पड़ा? तो ये सिर्फ वोट्स लेने का एक जो है एक तरीका है जिसपे कश्मीर के नाम पर शहीद हुए हैं। हमने वो बात बताई आपको, हमने कहा कि हर एक देखिए अगर इसका जितना भी आप सुनने का मादा रखें, सुनने सच जो है मुझे पता है सच कड़वा होता है और सच जो है वो नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतना ही जम्मू कश्मीर में दिया होता तो यहाँ पे चुनाव करवा सकते थे, यहाँ पे असेंबली बहाल कर सकते थे, यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार दे सकते थे। आप लोगों की चुनी हुई नहीं, आपके कहने से तो देखिए आप यहाँ के लोकल लीडर्स कुछ भी कहें, ऊपर जो दो लोगों ने फैसला करना है वही होना है। यहाँ के लोगों को तो ये पूछते नहीं है और ना ही इनकी कोई उनके सामने कोई चलती है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे लीडर्स जो हैं इनकी कोई सुन रहा है वहां दिल्ली में, तो ये गलत होगा। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये जो परिवारवाद को बेचते हैं, इन्होंने 424 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की, उनमें से 87 लोग जो है एक परिवार पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो ये कहते हैं क्योंकि कि परिवार जम्मू कश्मीर में आते हैं तो इनको परिवार विवाद नजर आ जाता है। तो ये कहना जो है भारतीय जनता पार्टी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आप एक उंगली किसी पे उठाओगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ खड़ी होंगी। लेकिन परिवारवाद जब डिफाइन करते हैं तो फिर आता है शेख, स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला। क्या आपके पास रातर, अकबर लोन, कितने बड़े बड़े नेता थे, सागर? देखिए मेरी बात सुनिए, उनके बेटे नहीं? देखिए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं कि देखिए ये पॉलिटिक्स में जो है कभी भी कोई इंसान जो है परिवारवाद का हिस्सा नहीं होता। वो कैसे नहीं होता वो मैं बताता हूं, क्योंकि अवाम चुनती है लोगों को। अवाम ने शेख अब्दुल्ला को चुना, अवाम ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चुना और अवाम ने ही उमर अब्दुल्ला को चुना। अगर अवाम उन्हें रिजेक्ट करती तो शायद वो आज इस पॉलिटिकल फर्टिलिटी का हिस्सा नहीं होते। अगर आज वो हिस्सा है तो इसलिए क्योंकि अवाम उनको चाहती है। तो ये कहना गलत होगा। परिवारवाद क्या होता है वो मैं बताता हूं। अमित शाह का बेटा आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों है? वो परिवारवाद नहीं है, उसको तो अमित शाह ने बनवाया है, मगर वहां पे कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ बीसीसीआई के अंदर। तो ये कहना कि परिवारवाद, आप कर्नाटका में जाते हैं तो आपको जेडीएस के साथ आप जो है वो कोलिशन कर लेते हैं, उनको अपना एलाई बना लेते हैं, वहां परिवारवाद नजर नहीं आता है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपने साथ ले आते हैं, वहां पे परिवारवाद आपको नजर नहीं आता है। तो जम्मू कश्मीर में ही आपको परिवारवाद नजर क्यों आता है? इसलिए ये कहना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उन्होंने। चलिए नम्रता जी से, नम्रता जी आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी संगीन आरोप लगाया उन्होंने। ये क्या आरोप लगाएंगे जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जब देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी? ये देशभक्ति सिखाएंगे जो कहीं नजर नहीं आए उस वक्त। आज ये बात करते हैं बड़ी बड़ी कि पाकिस्तान के साथ मिल गए। कौन पाकिस्तान के साथ मिला है? कौन बिरयानी खाने जाता है बिन बुलाए? ये तो इनसे पूछना चाहिए। मनमोहन सिंह जी तो अपने दौरे काल में कभी नहीं गए, हालांकि वो वहां के रहने वाले थे, वहीं से उनका जन्म हुआ, उनकी एक नींव है वहां पे, लेकिन वो अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के नहीं गए पाकिस्तान। ये तो बिन बुलाए बिरयानी खाने चले गए। इनका पाकिस्तान प्रेम
हर भाषा में देना, ये एक इनका भाषण ही खत्म नहीं होता जब तक ये पाकिस्तान का नाम ले, बाकी चीजों का नाम ले, इनकी बातों को ना सुनते हुए जो ये आज धुआंधार भाषण की बात कर रहे हैं, सिर्फ भाषण है मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास, राशन देने के लिए नहीं है जनता को। ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मैडम जी आप कहाँ रहते हो? आपको तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1,40,00,000 फ्री राशन भारतीय जनता पार्टी सुनेंगे आप आपको इतना बोलने में क्यों आपका समय मिलता है, उस पे अपने आप को डिफेंड करने तो कह रहे राशन ही नहीं देते तो उसको एक्सेप्ट करें ना, दे रहे हैं। व्हाई डोंट यू आप झूठ बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, आई एम नॉट चलिए चलिए नम्रता जी बोलिए लेट हिम डिबेट अलोन। बोलिए आप बोलिए। देखिए, मैं आज जो आंकड़े हैं, जिस तरह से बेरोजगारी आज पिछले 40 वर्षों पे चरम सीमा पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से खनन माफिया का आरोप इन्हीं के एमएलसी ने इनके एमपी पे लगाया और उसको फिर इस बार प्रत्याशी बना के इन्होंने खड़ा किया है, जिस तरह से लीकर माफिया को जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया, भू माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर आया, आज ये 370 की बड़ी बड़ी बातों में एक भी इनका अपना मंत्री खड़े होकर उस मंच से कह दे कि आपकी नौकरियों का हक मैंने बाहर वालों को दे दिया, मैं नम्रता शर्मा मान जाएगी। अगर ये वहां खड़े होकर कह दे आपकी जमीनों का हक बाकियों को दे दिया और वोट मांगे उसके ऊपर जितेंद्र सिंह, वोट मांगे उसके ऊपर जुगल किशोर, नम्रता शर्मा मान जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें करना, 200 लोगों की शहादत पिछले फौजियों की शहादत पिछले 2 वर्षों के अंदर हुई है, उनके लिए नतमस्तक होना चाहिए था प्रधानमंत्री को। अपने घोषणा पत्र में एक बारी अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं किया, अपने घोषणा पत्र में एक जिक्र इन्फ्लेशन पे नहीं किया। जो सर्वे पिछले कहते हैं कि 30% जो आबादी है वो इन्फ्लेशन के कारण परेशान है, 30% आबादी इनकी इन नीतियों के कारण परेशान है। ये 80 करोड़ जनता को अगर राशन दे रहे हैं मुफ्त, तो इसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं ना लोग ज्यादातर, इसका मतलब मुफ्त राशन लेने के लिए। लेकिन इनका ये कहना है कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो कौन सा आंकड़ा, वो कहां से आंकड़ा है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं वही तो जानना चाहती हूँ। 60 जो ये आज मोदी जी जिस तरह से यहाँ भाषण दे रहे थे, वो अपनी बातों में गिरे हुए थे। कभी वो कहते हैं कि झंडा उठाने वाला रहेगा, ये मुझे बताएं कि भाजपा ने कब झंडा लगाया अपने पार्टी ऑफिस के ऊपर? ये झंडा, ये तिरंगे भाजपा तो बाद में बनी, आप संघ कार्यालय की बात संघ कार्यालय भाजपा बाद में कब बनी। लगाया? संघ ने तो लगाया ही नहीं, संघ को तो मजबूरी में लगाना पड़ा, भाजपा भी नहीं लगाती थी। तो ये तिरंगे की बात ना ही करें तो अच्छा है। देशभक्ति की बात इनके मुंह से सचती नहीं, क्योंकि जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। नम्रता जी, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप विरोध कर रही हैं, पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड पर उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया था, हमें यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ये जो आज के नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपना स्तर कहां ले आए हैं? जो विशाल और विराट स्वरूप के मालिक जो नेहरू जी थे, उनका एक अलग व्यक्तित्व था। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कहते थे कि मैं एक दिन देखना चाहता हूं तुम्हें प्रधानमंत्री। वो एक गरिमा थी जो विपक्ष को भी मान सम्मान देती थी। ये क्या बताएंगे? देखिए, आरएसएस जो तब विचारधारा होती होगी वो कुछ और रही होगी, जो आज संघ की विचारधारा है गले काट दो, लोगों को भाइयों से भाइयों को लड़ा दो, ये विचारधारा देश को बांट देगी। ये देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरती है, ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होने के बावजूद भी भारत का अभिन्न अंग बना। आप देखिए, एक मिनट, मुझे प्लायन, अपनी बात, प्लायन का दंश, प्लायन की पीड़ा झेल रहे लोगों से पूछेंगे, देखिए बिल्कुल क्या ड्यूटी है यहाँ की डेमोक्रेसी की, यहाँ की सेक्युलरिज्म की? 370 जो है कि जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट में ये महाराजा ने दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए 370 मिला। पड़ोस वाला जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वो 371 लेता है, उसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं उनमें 371 है, इनको 370, और वो भी सिर्फ अमेंड हुआ है, जिसको ये कहते हैं रिपील हो गया, उसमें सिर्फ 35 है। और संशोधन तो बहुत सारे 47 के बाद किए गए उसके अंदर, ये भी संशोधन कर देते। ये इस तरह से लूट मार, और इनको पता था कि ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारी मिनरल वेल्थ है, सिर्फ इनके लिए ये 5 MP से ज्यादा कुछ नहीं। आज मैं जिस तरह से मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा। जो शहर है जम्मू शहर, जो ओल्ड सिटी जिसे गढ़ माना जाता है जम्मू भाजपा का, हम परसों वहीं पे थे। और आपको मैं बताऊं, व्यापारियों की बात करते हैं, व्यापारियों के जो हमने दर्द को उस दिन देखा, हर व्यापारी त्रस्त था, कहा भैया आ जाइए, लूट के खा गए हैं। जो जिस तरह से GST लगाया है, जिस तरह से परेशान करते हैं हमें, व्यापार बंद हो गया है।
चलिए, उससे पता नम्रता चलता है जी, कि भाजपा मनीष जी से- जाने वाली मनीष जी से है, जानना कांग्रेस चाहते हैं। आने वाली है। मुनीष जी, आप देखिए आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि 370 के बाद यही 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले बिल्कुल क्या ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने एक देश दो प्रधान खत्म किए। मुझे लगता है कि इन लोकसभा चुनावों के अंदर जो मौजूदा दो प्रधान बने हुए हैं देश के अंदर, वो जनता जनार्दन खत्म करने जा रही है इनको। 370 खुद कहते हैं इतिहास बन गया है। कब तक आप रोटियां सेकेंगे 370 के ऊपर? 370 का तो जिक्र करते हैं जो जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में आपका ब्लॉक 370 क्यों नहीं हटा पाया? इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूं, आपके सहयोगी कांग्रेस या यूपीए की बात करें, देखिए जब तक कहते हैं कि सारा डिल्यूट कर दिया क्या था, तो हटा देते ना। देखिए बिल्कुल, जब हम इनके साथ थे, हम इस गठबंधन के अंदर थे। बंदनीय बाला साहब ठाकरे का भी सपना था एक देश एक संविधान, और हमने समर्थन किया था 370 का। मगर 370 के बाद जो निराशा हाथ लगी, जो अमित शाह जी चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं एक जमाना था, अरे वाकई ही एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर देश का ताज हुआ करता था। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर का जिक्र जो है खुशहाल राज्यों में हुआ करता था। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाल थी, लोगों के पास रोजगार था, हमारी संस्कृति पहचान की जो है वो सुरक्षा होती थी यहाँ पर, वो एक जमाना था। अब जमाना क्या है? जम्मू कश्मीर बेरोजगारों राज्यों के अंदर सबसे अग्रणी पंक्ति में है। आप 370 का जिक्र तो करते हो, जो हमें लद्दाख हमारे से अलग कर दिया। आप तो अखंड जम्मू कश्मीर, अखंड देश का वादा करते थे। कहां गया अखंड देश? आज भी पीओके कहां पर है? कोई पूछे देश के कार्यकारी गृह मंत्री को कि कहां है हमारा जम्मू कश्मीर का पीओके? आज भी पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। आप तो सदन पर टेबल पीट पीट कर कहते थे ठीक हो जाएगा। अब समय निकल चुका है, अब समय निकल चुका है। अब आपके हाथ में समय नहीं है, अब जनता जनार्दन के पास समय है। वो देखेंगे कि किसको वोट देकर जो है वहां पर। सुनील जी, आपको कैसे पता कि अब समय नहीं है? ये तो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून अभी बहुत दूर है, इनके हाव भाव से पता लग रहा है। आप देखिए, 2 बार प्रधानमंत्री जी पिछले 2 महीने में 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह जी जो कार्यकारी गृह मंत्री हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अरे 400 का दावा करने वाली पार्टी अभी तक कश्मीर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई जी। ये तो इनकी हालत शरद जी, क्या क्या डर है, और भय है? 2024 और 4 जून को लेकर के जो 4 जून वहां पर सीटों का 4 जून 2024 को लेकर के कुछ संशय, भय, डर आ रहा है। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। खास करके बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो वो बेचारे फूट फूट कर रोते कि ये क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। ये उनका एजेंडा था। मेरी बात सुनिए, आप हिस्ट्री देखिए। बाला साहब ठाकरे का एजेंडा था कि 370 भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा हमने तो समर्थन किया बाहर। अरे बात सुनिए ना, आज बीजेपी ने जो एजेंडा चलाया हम उसका विरोध कर रहे हैं। अभी सुन लीजिए, ये बाला साहब ठाकरे का एजेंडा नहीं था कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दो, नहीं था। ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लो, नहीं था। आप बंदनीय बाला साहब ठाकरे के अगर बातों को याद कर रहे हो, उनके विचारों को, तो उसको अपनाना भी सीखिए। उनका ये एजेंडा नहीं था कि पार्टियों को तोड़ो, उनका ये एजेंडा नहीं था कि जब बीजेपी को कोई अपने साथ नहीं बिठाता था उस समय बंदनीय बाला साहब ने आपको अपने साथ बिठाया। आज आप इतना एहसान फरामोश हो गए। डर किस बात का है? जो है उस राह पर चल रहे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ जनता जनार्दन है। हाँ, जनता जनार्दन है, वो पता चल जाएगा। देखिए, अब आने वाले टाइम में ये जो लोग, मेरी बहन भी बड़ा जोर से बोल रही थी, पहले क्या जमाना था, यहां पर क्या चर्चा होते थे कि यहां पर बंदूक पूरे कश्मीर में उसका बोलबाला था। अब इनको क्यों परेशानी हो रही है अगर वहां शांति हो रही है? आपको तो सहयोग करना चाहिए। शांति है, पूरी शांति आप जाइए कश्मीर में। आतंकवाद पहुंच चुका है। अभी ये बता रहे थे 3 सालों में 200, पिछले 10 सालों में 600 जवानों ने शहादत दी है। ये तो हाल है। आप तो कहते थे 1 के बदले 12 सर लाएंगे, 600 के बदले लाइए इतने सर। कहां है वो सर? हम तो इंतजार करते रह गए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता अमन बहाली कायम हो चुकी है, राज्य का दर्जा दे दीजिए। अगर अमन बहाली कायम हो चुकी है तो जम्मू कश्मीर की एक भी सीट 14 पैंच सरपंच नहीं यहाँ जीता हुआ था। अब जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा, पहले नहीं जीते, आज जीतेंगे। हम बीजेपी को समर्थन करते थे, अब बीजेपी नहीं जीतेगी, अब इंडिया गठबंधन जीतेगा और आने वाले चुनाव में शिवसेना भी आपको जीत कर संजय जी, आप जवाब दे दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। मेरी बात सुनिए भाई साहब,
शायद ये भूल गए हैं कि मैंने एजेंडे की बात की, आप दोबारा बोलना शुरू करके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं। यहाँ आज देखो माननीय गृह मंत्री जी ने जो यहाँ भाषण दिया है और पूरे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का डंका बज रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा ये कहते हैं कि वहां प्रधानमंत्री जी बिहार में क्यों कहते हैं जी, प्रधानमंत्री जी पंजाब में क्यों कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आके क्यों कहते हैं? अरे भाई पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेट है कितने नौजवान वहां शहीद हुए, इसलिए लंबे समय से यहाँ पर जो चल रहा था, जो आप लोगों ने चलाया हुआ था, जो कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की भूल जाते हैं पीडीपी की पीडीपी के साथ सरकार क्या हो जाता है? सरकार बनाने से क्या हो जाता है? क्या हम उनको एजेंडा दे लेंगे? आप कहते थे कि पीडीपी जो है देशद्रोही पार्टी। अरे भाई उनके साथ मिलके आज शांति हुई है। आज जब हम गए उनके साथ, बात सुनिए, जब हम उनके साथ गए हमने उनका एजेंडा देखा और 2.5 साल लगा। मेरी बात सुनो, यहाँ पर 2.5 साल, आपने 70 साल में कांग्रेस ने यहाँ कुछ नहीं किया, 2.5 साल में यहाँ शांति आई है। अब 2.5 साल में यहाँ शांति आई है। आप लोग सबके पास कोई एजेंडा नहीं है। समय मेरे पास होता है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना कैसे है? माननीय प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कैसे करना? हमने तानाशाही को रोका। अरे आप हो इन लोगों में चलिए जिसान, जम्मू कश्मीर तो वहां तो आपने जम्मू कश्मीर जिसान आपको नहीं लगता है 370 में से 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव आया है? बदलाव आया है, आपको नहीं लगता है? वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलर चल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, बदलाव इतना ही बदलाव आया है कि यहाँ पे लोगों को जो आजादी मिलती थी, वो आजादी लोगों की बोलने की, चलने की, खाने की, पहनने की, वो आजादी खत्म हुई है 2019 के बाद। क्योंकि क्या खाना है वो भी भाजपा के डायरेक्शन पे होता है, क्या पहनना है वो भी भाजपा के डायरेक्शन पे होता है, कैसे चलना है वो भी भाजपा के डायरेक्शन पे होता है। उदाहरण दे देंगे, देखिए देखिए एक उदाहरण दे देंगे। पाकिस्तान का कहने से नहीं हो रहा तो अच्छी बात है ना, भाजपा कहने से हो रहा है। आप देखिए सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग भारतीय जनता पार्टी के पास है, पाकिस्तान की देखिए नहीं चल रहा है, तो आपको क्यों परेशानी हो? सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी चुनाव होते हैं इनको पाकिस्तान याद आ जाता है। पाकिस्तान के अलावा इनके पास देश को देने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो वो आरएसएस का है, बीजेपी का है, क्योंकि गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि इस देश का विभाजन हो, इस देश के टुकड़े हों। उस टुकड़े करवाने में भी आरएसएस का सबसे बड़ा हाथ है। तो आज अगर जब इलेक्शन होते हैं 2014 में भी इनको पाकिस्तान याद आया, 2019 में भी इनको पाकिस्तान याद आ गया और आज 2024 में भी इनको पाकिस्तान याद आता है। कल कांग्रेस ने जो अब मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें इनको मुस्लिम लीग याद आ गई। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया तो इन्होंने वहां पे इन्फ्लेशन की बात नहीं की, वहां पे रोजगार कैसे देने हैं, क्योंकि इनके होम मिनिस्टर तो कहते हैं वो तो जुमले होते हैं इलेक्शन में, जुमले, क्योंकि 15-15 लाख रुपए जो मोदी साहब ने देने का वादा किया, जो 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, तो होम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई, वो तो एक जुमला था। तो सिर्फ अगर आप इस देश को सिर्फ जुमले दे रहे हो तो आपको तो कोई हक नहीं है इस देश में सरकार बनाने का और इस देश को लीड करने का, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से, खासकर नरेंद्र मोदी से, उम्मीदों को कुचला है इस सरकार ने। जिशान जी, नमस्कार जी, आपके पास लोग जनता जनार्दन है, उन्होंने थोड़े से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। और पूरे राष्ट्र के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया, एक संविधान, एक निशान पर अमल किया। क्या कहेंगे? देखिए, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जहां हर स्टेट को मजबूत होने का पूर्ण हक है। महाराष्ट्र के लोग भी इस चीज की हमेशा से मांग उठाते रहे हैं। हर स्टेट चाहती है कि वो मजबूत हो, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट था जो ये नहीं जानते कि एक तरफ से चाइना से घिरा है और एक तरफ से पाकिस्तान से। इसी वजह से महाराजा ने यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट लगाया था ताकि हिमाचल के लोग आके, पंजाब के लोग आके हमारी जो अपनी संस्कृति है उस पर डाका ना डाल सके। लेकिन इनको ये चीज समझ नहीं आएगी क्योंकि ये लोगों से नहीं जुड़े हैं,
जम्मू कश्मीर की जनता के ये भावनाओं से नहीं जुड़े। अगर जुड़े होते तो 2019 के बाद यहाँ चुनाव हुए होते विधानसभा के। ये जमीनी हकीकत जानते हैं। आज जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उसके लिए अगर पूर्णता कोई जिम्मेवार है, उस टारगेट के लिए कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है। रिजर्व कैटेगरी के तहत जो लोग मारे गए उनके लिए कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है। पुंछ के अंदर आज अगर मिलिटेंसी और टेररिज्म दोबारा 370 टूटने के बाद डीडीसी के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, 82 लोग हमारे एपी2 लोग जीते। तो आपको पता होगा ना इसके बाद इलेक्शन हुई, आपने क्या किया? आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, याद रखिएगा। आप अपना समय भी लेते हैं और दूसरों के समय में भी बोलते हैं। आप क्यों कह रहे हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? इलेक्शन नहीं हुआ, झूठ बोलते जाए। अरे जिला परिषद की इलेक्शन हुई ना, आपका नाम निशानी उठा गई। हमने 82 जिला परिषद के मेंबर जीते। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और आपके गृहमंत्री झूठ बोलते हैं। देखिए, जो हमारे जुमलावीर प्रधानमंत्री हैं और जुमलावीर का उनको संबोधन किसने किया? इन्हीं के होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जुमले दिए थे 15 लाख के। इन्हीं के ये जो आज अमित शाह जी आए, इन्होंने ही जुमलावीर प्रधानमंत्री को जुमलावीर का संबोधन से संबोधित किया। तो जो जुमलावीर प्रधानमंत्री हैं, कल एक इंटरव्यू उनका मैं सुन रही थी जिसमें वो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को कह रहे थे कि बहुत अच्छी चीज हम लेके आए और पारदर्शिता लाए। और मैं ये बताना चाहती हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और 5 जजों की बेंच का ये फैसला आया, जिसके तहत इन्होंने जिस तरह से चंदा लो और धंधा दो किया, जिस तरह से एक हफ्ता वसूली गैंग चलाया गया, और उसके साथ साथ ही निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पति जो एक एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि देश का ही नहीं दुनिया का ये सबसे बड़ा घोटाला है। उसके तहत इन्होंने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। कैसे किया? गुजरात बेस्ड कंपनीज है जायडस, रेमडेसिविर बनाती है और कोविड के दौरान WHO ने कहा कि इस दवाई को बंद कर दीजिए, ये लोगों की जान ले रही है, लेकिन उसे रोका नहीं गया। 5 स्टेट्स ने उस पर आपत्ति जताई और जो गुजरात की ड्रग कंट्रोल कंपनी है उन्होंने इनको मान्यता दी। उसके बाद इस पे जब 5 स्टेट्स ने आपत्ति लगाई तो उन्होंने इनको दिए पैसे, 18 करोड़ मोदी जी को और 8 करोड़ इनकी पार्टनर को दिए और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। उसी तरह से ग्लेनमार्क फार्मा है जिन्होंने, और जो लोगों की जान के साथ खेला उसके ऊपर, और उसके कारण कितने लोग मरे। ये तो अपराधी नहीं, ये तो कातिल है लोगों के। ये जो कहते हैं आप कह रही है, आपने एक फिगर बताया कि मोदी जी को दिए जी, उसके सबूत है आपके पास या पार्टी को हो सकता है? देखिए एक मिनट, विनोद जी सबूत कोई नहीं है, इनको बोलना है। मैडम जी को जरा ध्यान से सुन लो ना, जो आपने एलिगेशन लगाया है। आपको ये आपको पता ही नहीं है कि बॉन्ड क्या है। आरोप तो लगाने दीजिए, उसमें फ्रॉड कहां से आ गया? आप आरोप तो लगाने दीजिए। आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, फ्रॉड है। आप देखिए 30 ऐसी कंपनीज हैं जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि हमें पता ही नहीं पैसे कौन देगा। क्या KYC नहीं होता? क्या आज देने के वक्त पता नहीं होता पैसा कहां से आ रहा? और तमाम ऐसी कंपनीज, ग्लेनमार्क फार्मा, इसको भी मना किया गया और 10 करोड़ बीजेपी को दिया गया और उसके बाद उनसे केसेस वापस ले लिए गए। टोरेंट फार्मा, इसको यूएस ने भी डिनाई किया कि ये गलत कंपनी है, ये लोगों की जान के साथ घातक है, उसको भी दिया गया और उसने 6 करोड़ दिए बीजेपी को। और मोदी जी को इसलिए दिए क्योंकि मोदी जी चीख चीख के कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई ऐसी बात हुई नहीं। जो मैंने इंटरव्यू सुना उसमें उन्होंने कहा कि 3000 कंपनियों ने चंदा दिया है और इसमें से 26 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और 16 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ईडी के एक्शन के बाद उन्होंने चंदा दिया। देखिए उधर तो और 37% बीजेपी को मिला, बाकी देखिए आप आज अब विनोद जी हमें भी टाइम देंगे। आपने जितने कठिन सवाल मुझसे पूछे उतने ही कठोर सवाल आपने सरबजीत से भी पूछे। लेकिन ANI पे मैं देख रही थी, वो पूछ रही थी कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, बेरोजगारी पे जिक्र नहीं करती हैं, फिर कहते हैं हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो जिक्र नहीं करती हैं कि इन्फ्लेशन का क्या हाल है, हम फिर कहते हैं कि हम इनको गोदी मीडिया कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन पे बात नहीं करती है जिसमें कितने लोग मर गए, किसान 750 पहली बार इनकी सरकार में मारा जाता है, उस पर जिक्र नहीं करती है। मणिपुर, चलिए नम्रता जी आपने ना एक महिला होने के नाते उनको पूछना चाहिए था, मणिपुर हुआ, आपने मेरे पर ही बहुत सवाल उठा दिया, मैं क्या करूं? आपने मुझ पर ही बहुत सारे
सवाल उठा दिए। मैंने सवाल नहीं पहले उठाया। कहा था कि आप उतने ही तीखे सवाल सरबजीत से भी पूछिए, आपने कहा कि नहीं? मैंने कहा- मैं वैसे ही पूछूंगा। मैंने कोई कहा बात आप प्रश्न, मैंने तो आपकी प्रशंसा की है, आपका सवाल नहीं उठाए। आपकी पत्रकारिता को विनोद जी, मैंने आप जवाब सुन नवाजा लीजिए। है कि आपने ये बहुत जो अच्छी इलेक्ट्रोल पत्रकारिता बाहर नहीं। पहले है। मुझे मैडम ये जी- जवाब दे दीजिए, आपको चुनाव के दौरान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गीता कुरान, शमशान क्यों याद आते हैं? वो इसलिए याद आते हैं कि इन लोगों को कभी याद नहीं आया, इनको सिखाते हैं कि याद रखा करो धर्म को भी। जो अधर्मी काम किए इन्होंने 70 साल, इसलिए सिखाया। अब मैं आपको आता हूं, जो मैडम जी ने कहा है कि यह एसबीआई बांड, इनको शायद नॉलेज नहीं है कि ये जो बांड का knowledge कोई इनको है। घोटाला नहीं। आप सुन लीजिए ना मजे से, ये जो पार्टियों ने जितना जितना चंदा दिया है वो बैंक में गया है और उनकी जो बैलेंस शीट है उस पर रिफ्लेक्ट होता है। और सबसे ज्यादा अगर कम चंदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमें 68% चंदा मिलना चाहिए, हमारे 303 एमपी हैं और हमें सिर्फ 70% चंदा दिया है। आपने देखा, आप परसेंटेज निकालिए। और इतनी बड़ी पार्टी जिसके 68% पार्लियामेंटेरियन करोड़ लेके बोल रहे हैं कि चंदा नहीं मिला। जो पिछले 10 साल से, और हम कितनी और देश को लूटने वालों, 220 शर्म करो। 5,000 करोड़ लेके बोलते हैं हमें चंदा नहीं मिला है। पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन लड़ रहे बढ़ावा देने हैं वाले। और हम लोगों के 303 पार्लियामेंटेरियन तो जीते हुए हैं और हमें उस हिसाब से चीन को लाल आंख ना दिखाने वाले। 68% चंदा मिलना चाहिए, जो बिल्कुल कम 37% मिला है। आप परसेंटेज देख लीजिए। तो इनके पास रहा ये क्या है? चंदा क्या ग्राउंड में MP इनके ने पास दिया लोग ही जाता है? नहीं है, तो लोग इनको चंदा फिर भी फालतू चंदा देंगे। जब सर, वो मेरा MP सवाल ये था, कितना मेरा सवाल ये था था? कि मंदिर और मस्जिद रही से बात- ऊपर उठ करके और राजनीति घोटाला- कीजिए। अरे घोटाला कहाँ आ गया? बैंक से बैंक में पैसा जा रहा है, इनको पता ही मंदिर नहीं मस्जिद से घोटाले उठ करके घोटाले राजनीति होते। कीजिए कोई। घोटाले की भी पूरी टेलीकम्युनिकेशन का घोटाला घोटाले था। की लिस्ट है मेरे पास। कल आप ही के चैनल पे दिखाई थी बहुत मैंने। सारे घोटाले थे, करोड़ों रुपए के। ये कोई घोटाला नहीं है, ये कोई घोटाला नहीं है। छोटा अमाउंट है और ये छोटा सारा amount है। बैंक टू बैंक गया है। ये और छोटा सबसे amount कम है। चंदा भारतीय ये जनता कम- पार्टी को 68% चंदा छोटा मिलना amount चाहिए है। और 37% ये मिला सुदामा है। ने दिया है हम कृष्ण तो को। कोई शोर नहीं डाल रहे हैं। ये इनको- सुदामा ने इनको दिया है ये कृष्ण परेशानी को। होगी कि आज सब शर्म कुछ नहीं आती कि ट्रांसपेरेंसी से अपने हो आप को रहा है। भगवान कहते और हुए सब ऐसा दिख रहा है। self-obsessed ये पैसा प्रधानमंत्री। कहाँ से आया इनको भी पता इसका चला ना। चंदा इससे नकार पहले नहीं नहीं है। आती थी, तब पैसा कहाँ से आता था? जी। तब सारा और ब्लैक पैसा मनी तो था। जनता अब ये जो को उसका दिया है, जाता है, ये मनीष जी। माननीय प्रधानमंत्री ने लेकिन चंदा ट्रांसपेरेंसी देके लाई धंधा है, नहीं लिया जाता। मनीष जी, छोटा जी सा सवाल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आई है, पता चला है कितना पैसा किसको गया है, कहां से पैसा आया है और किसके हक में गया है। 70 साल से जो इलेक्शन हुई, किसी ने बताया कहाँ से पैसा आया? बीजेपी ने लाई या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लाई, माननीय उच्च न्यायालय ने लाई? इन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई, इन्होंने तो पूरी तरह से उसको छुपा कर रखा था। हम वापस उस अरे मुद्दे पर इलेक्ट्रल आते हैं। बॉन्ड किसने इशू इसमें किए? जो है जनता किसने का ऑर्डर जनता कराया? के मुद्दे मुझे लगता है अहम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जनता समझ चुकी है, कितना पैसा कहां से लिया है, चंदे के बदले धंधा, ईडी के बदले पैसा, सब कुछ जनता समझ चुकी है। अब आते हैं, इनकी जो कार्यशैली है वो है कि पहले अंधे कर दो फिर चश्मे बांटो, और यही कार्यकारी प्रधानमंत्री जी और इनके तमाम नेता जो है यही कुछ कर रहे हैं। ये कच्छद्वीप का एक इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, पूरे जोर शोर से प्रचार किया गया। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूं, हाल ही के अंदर इन्होंने बांग्लादेश के सामने घुटने टेके हैं। उस प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, बांग्लादेश से 16 एकड़ जमीन के बदले 56 एकड़ जमीन इन्होंने दी है। शायद इनके प्रवक्ता को पता भी नहीं होगा कि कहां दी है और किधर दी है। जी। मैं बता दूं कि छोटी इन्होंने जो छोटी जमीन किनारे और बांग्लादेश को तमाम दी रहे है। हैं। अब ये कह रहे हैं छोटी छोटी जमीन है वो चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ता है कि आप तो डिंगे आते हो कि हम विश्व गुरु हैं, हम जो है पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री जी का बहुत जो है प्रभाव है, वो प्रभाव बांग्लादेश के आगे तो घुटने टेक देता है। अब आते हैं वापिस जम्मू कश्मीर पर, जहां पर जो है देश के गृह मंत्री, कार्यकारी गृह मंत्री आए हुए थे और बहुत बड़ी हुंकार भरकर गए हैं, मगर ये नहीं बताकर गए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब लौटाया ये जाएगा। मैं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, कांग्रेस उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, कहां है? 15 लाख हर एक के अकाउंट में बात करते थे, कहां है? प्रधानमंत्री जी कोई के किसी ने नहीं कहा, सब झूठ विश्वास है। नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि ये 15 लाख बताएं कि क्या बनाएंगे। इनके संकल्प पत्र में लिखा है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा? नहीं लिखा गया। कांग्रेस और इनके गठबंधन के संकल्प पत्र में फिर भी लिखा हुआ। तो जम्मू कश्मीर की जनता उन पर विश्वास करेगी, आप पर क्यों करेगी? आपने तो पहले ही जम्मू कश्मीर की जनता के साथ
छल और विश्वास किस पे है? और ये अरे पता तो चल चुका है, देश की एजेंसियां आपको बता रही है, तभी तो आपने हड़कंप बचा हुआ है। लगातार जो है वो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के। क्यों दौरे हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है क्योंकि इलेक्शन है ना, सब कर रहे हैं। आपका है ही नहीं, कोई रहा ही। अरे अब राहुल गांधी को यहाँ लाओगे, ऊपर भी अगर मैं बात वोट देने में वो भी चले जाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रधानमंत्री है, वो देश की जनता के पैसे पर खड़े नहीं कर सकते। वो यहां पर भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको जो है अपने बीजेपी के पैसों से दौरे करने चाहिए। खर्चा आता है, देश की जनता के टैक्स का पैसा है जो प्रधानमंत्री जी अपने चलिए, चुनाव प्रचार के चलिए। ऊपर लुटा रहे हैं। जिशान जी, ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री के बाद नेक्स्ट टू पीएम गृह मंत्री होते हैं, और गृह मंत्री ने इतनी बड़ी सभा में ये कहा है कि 370 के बाद या 5 अगस्त 2000 के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आया है। क्या आपको यह बदलाव कॉस्मेटिक दिखता है? क्योंकि आप या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि यूथ को जेलों में बंद किया है, उसकी वजह से ये बदलाव आया है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आते हैं, क्या ये भी एक कॉस्मेटिक है? G20 का सफल आयोजन होता, अब ये कहेंगे जम्मू में नहीं किया, कश्मीर में होता है, क्या ये भी कॉस्मेटिक है? कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो सदाकत होगी इन बड़े टाल क्लेम्स में। देखिए, मैं पहले तो आपको ये कहूंगा कि जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो ये जो संख्या आप ला रहे हैं, इनमें आप शायद वैष्णो देवी और अमरनाथ के ये जो यात्री आते हैं, अमरनाथ जी के जो यात्री आते हैं उनको भी काउंट करते हैं। तो ये यात्री और ये वैष्णो देवी के ये जो यात्री थे, ये तो पहले भी आते थे। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम भी ऐसा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम तो 2014 में 70% जो है उन हालात, देखिए या तो इन्हीं को टाइम दे दीजिए सारा, या तो इन्हीं को लाइसेंस दे दीजिए बोलने का। हमें यहाँ पे डिबेट में बुलाया मत कीजिए। अगर इन्हीं को बोलना है, भाजपा को बोलना है, क्योंकि इनकी आदत है कि ये दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर इनको ये इनको समझना होगा कि ये जो है 3 लोग एक तरफ खड़े हैं और अकेले ही खड़े हैं। ये हमें दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त देश की जनता और खासकर जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो ये जान चुकी है कि भाजपा ने जो वादे जो इस देश के साथ किए और खासकर जम्मू कश्मीर के साथ किए, इन्होंने कहा कि नया जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हुआ। आज तक जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ये इनागुरेट कर रहे हैं वो तो पिछली सरकारों ने दिए हुए थे। आज तक जो टनल्स जो ब्रिजेस जो इन्होंने इनागुरेट किए प्रधानमंत्री ने आके, वो पिछली सरकारों ने किए। इन्होंने तो जम्मू कश्मीर में दिया, वो बताएं कि जम्मू कश्मीर में क्या दिया। ये एक छोटी सी चीज जो डेमोक्रेसी, जो बुनियादी हक है ये यहाँ के लोगों का, वो तक लोगों को नहीं दे पाए। ये और डेवलपमेंट की बात कहां करते हैं? देखिए, जब तक आप लोगों का बुनियादी हक जो है उन्हें नहीं देंगे, तो इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम से जो है निजात लोगों को नहीं दिलाएंगे, तो ऐसे जुमले देने का उनको हक नहीं है। देखिए बात आप कर रहे हैं, हक की आपने कौन सा हक किसको दिलवाया? आपने ब्यूरोक्रेट्स उनके इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की ये सारे हक जो है, यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन इन्होंने करवाने थे वो नहीं करवा पाए, पंचायत इलेक्शन इन्होंने करवाने थे वो नहीं करवा पाए, कर दिया। आज लोग भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गा रहे हैं। देखिए जो ये मलया मेट की बात करते हैं, देखिए वाल्मीकि समाज यहाँ पर 19 तारीख लास्ट डेट है यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने की अनंतनाग और राजौरी सीट पे। अभी तक इनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो इससे बद से बदतर इनकी हालत क्या होगी? और ये कहते हैं कि हमारे पास जो है हम 400 पार करने जा रहे हैं। किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट कोई नहीं है? किसमें बात करने वाली है? किसमें हमारे अलायंस पार्टनर है? किसमें ये कौन सी बात करने वाली है? किसमें कैंडिडेट होगी? अभी वहां पर कैंडिडेट आएंगे, कहां पे कैंडिडेट? हम एक रीजनल पार्टी है, हम एक रीजनल पार्टी है। शिमला में कहां लेके जा रहे हो? शिमला में कहां लेके जा रहे हैं? देखिए, हम एक रीजनल पार्टी है, हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर में ही चुनाव लड़ते हैं। और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना दमखम रखती है कि अपने दम पे भी चुनाव लड़ सकती थी। मगर इस वक्त जो देश के अंदर जो हालात बने हैं, उसमें हम नहीं है, हमें जरूरी समझा कि हम जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा बने और इस देश को आगे बढ़ाएं। डेमोक्रेसी को क्रश करने की, जो डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है, जो जिस तरीके से उसे अंडरमाइन किया जा रहा है, उस आदमी से लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगी।
और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब जवाब इनको देखिए ये बिहार में हारने वाले हैं, तो तमिलनाडु में 40 की 40 सीटें हारने वाले हैं, कर्नाटक में ये लूज करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में ये लूज करने जा रहे हैं। तो ये 400 पार नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं बचाते हैं आगे। देखिए नम्रता जी, आपके 15 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीजेपी की झोली में चले गए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। देखिए, सत्ता पार्टी का कारण क्या है? उनको राजनीति, उनकी विचारधारा पसंद, क्या भाजपा की विचारधारा अच्छी? लोग होते हैं जो ईमानदारी से निष्ठा के साथ खड़े रह पाते हैं। इनकी ईडी, आईडी और सीबीआई के सामने जो चाटुकार बन गई हैं आज इनकी संवैधानिक संस्थाएं, जो आज फ्रंटल बन के भाजपा का काम कर रही हैं, वही आप सवाल मुझसे ना पूछ के ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या उनको अजीत पवार को चक्की ये चक्की तो वो आपकी पार्टी में आकर डिप्टी सीएम बनता है? आप मुझे बताइए, हेमंत शर्मा वो आपकी पार्टी में आके क्या बन जाते हैं? सीएम बन जाते हैं। आप यहाँ से लेके जाते हैं आदर्श घोटाले के, जिनको आप आरोपी मानते थे, और उनको राज्यसभा भेज देते हैं। तो देखिए, सत्ता में बने रहना बड़ा को सपना। यहाँ तो वो चले गए जो खुद मुख्यमंत्री थे, जिनको सब कुछ लोगों ने दिया। लेकिन आज मैं यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि 2 लाख की जनसभा का ये वहां दावा करते थे, तो इनको 3 वहां से नाम नहीं मिल रहे अपने देने के लिए, और इनको कोई भी पार्टी जिनको इन्होंने ही बनाया। सरद जी, ये सवाल तो बनता ही है। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह जो ये भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ती है, स्टेट्स को तोड़ती है, यूटी बनाती है, आज वही जो पार्टियां इन द्वारा स्थापित की गई हैं, वो भी इनके साथ आने से पहले डरती हैं कि अगर हम इनका सेहरा लेके अपने सिर पे चलेंगे तो भैया हमें भी मार पड़ेगी वहां पे। तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा, देखिए झंडा तो लोगों ने उस टाइम, कुछ लोग हमारे गलत रहे होंगे जब अंग्रेज अंदर आ गए। तो आज नम्रता जी, एक फिगर आपको मैं बता दूं, टोटल ईडी के जितने भी केसेस हैं, टोटल ईडी आप क्यों नहीं मानते हो कश्मीर में आज लद्दाख के अंदर इंसान को आज सुरक्षा मिल रही है, 20 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, अभी भी वहां पे जो 3 लाख की और इसका शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण ठंड के अंदर पूरा नॉर्थ ईस्ट आज आंदोलित है। मणिपुर से लेके आप लद्दाख तक देख लीजिए, पूरा आंदोलित है। जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है लद्दाख, आपको ज्योग्राफी नहीं पता। लद्दाख में बहुत शांति है, आप मुझे वही शांति दिख रही है। आप देखिए, आज मणिपुर पे निकल जाते हैं, शांति के मुद्दे पे क्यों नहीं आते हो? पहले के और आज के हालात में देखिए आप आगे पीछे क्यों घिसते हो? 4 करोड़ इनके प्लेन से मिलता है, इनके लोगों से मिलता है, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी नम्रता जी, एक फिगर मैं आपको बताता हूँ, हेलीकॉप्टर को खंगालती है, अमित शाह के हेलीकॉप्टर को खंगाला ईडी ने यहाँ आने से पहले? क्या प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को खंगाला यहाँ आने से पहले? क्यों आपने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को खंगाला? चले गए दूर। अब ये देखो कि कैसे तूफान से किश्ती निकाल के भारतीय जनता पार्टी का जो राज आया यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तूफान से किश्ती निकाल के आज शांति का दौर यहाँ शुरू हुआ है, और आपको श्रेय देना चाहिए। और आज महिला और लोग दे रहे हैं, आपके कहने नहीं कहने से कुछ नहीं हो रहा। आप वहाँ पे ब्रिजभूषण शर्मा के साथ खड़े रहे, आप आरोपियों के साथ खड़े रहे, आप अंकिता भंडारी के आरोपियों के साथ खड़े दिखे। आप बात करने का आज हद पहुंच चुके हैं। नारी शक्ति का जितना सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, महिलाओं को घुमाया गया। मैं आईना दिखा देता हूं थोड़ा सा, तिरंगे लहराते हुए कश्मीर में दिखे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। हम सब मान जाइए ना, मान जाइए, शांति हुई है, सुनिए अभी तो सही ना, शांति हुई है, मान जाइए। जनता के दिलों के अंदर लहरा दिए, मगर जनता के दिलों में आज भी ये जम्मू कश्मीर के दिलों में जो है वो तिरंगे को नहीं बसा पाए, खास करके कश्मीर के लोगों के दिलों में। क्यों नहीं बसा पाए? क्योंकि उसके बाद जो बीजेपी की नफरत की यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को के साथ भेदभाव और जम्मू कश्मीर के साथ सौतेले व्यवहार की बात की है, अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन सा वर्ग खुश है? क्या युवा खुश है? नहीं खुश है, क्योंकि उनके लिए बेरोजगारी है, वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। महिलाएं खुश है? नहीं खुश है, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर आपने अधिकार ही नहीं दिए। सबसे ज्यादा अगर सशक्तिकरण की पूरे देश में महिलाओं की जनता पार्टी ने
किया तो है? वो जम्मू कश्मीर में थी। मैं बताता हूँ क्या किया जम्मू कश्मीर में, आपको शायद नहीं पता होगा। जम्मू कश्मीर में आज तक महिला और बाल आयोग का गठन नहीं हो सका है, कोई कार्यालय नहीं है। ये किया है बीजेपी ने 2019 मनीष जी के बाद। 33% आरक्षण का भी लॉलीपॉप दिया है। 33%। मैं खुद ही इस तरह के लिए तरस रहे हैं, खुद ही बोल रहा हूं। पेंशन के लिए तरस रहे हैं। मैं इन्हीं के सबके खातों में पेंशन आ रही है, बीच में बवाल नहीं है, आपकी पंजाबी बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी अधिकारी भाषा? बिल्कुल बनेगी, बताइए, पूरी बनेगी। कब बनेगी? अरे 5 साल तो आपको बीत गए, 10 साल आपके केंद्र में बीत गए, आपने तो हर वर्ग के साथ 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज ही नहीं है। अब सरबजीत जी, सरबजीत जी सवाल, बीजेपी की कोई हुकूमत नहीं है। सरबजीत जी, सरबजीत जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है। अच्छा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, वो बीजेपी का नहीं है, विधायक हमारा, वो बीजेपी का नहीं है। मंत्री है हमारा। वो गाजीपुर का एमपी रहा है। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। आप गलत बीच साइड में- में बीजेपी के और आप सब- लोकल नेताओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, ये सच कह रहे हैं। वाकई ही बीजेपी का उनसे कोई वो लेना कहते देना हैं नहीं। सरबजीत जी, परिभाषा सरबजीत जी, आप कहते हैं कि 5 अगस्त के, आप बात सुनिए, बात सुनिए। सरबजीत जी, सरबजीत जी, आप कहते हैं कि बहुत बदलाव आया, अमन हो गया, शांति हो गई, G20, ये आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े कसीदे पढ़े हैं, अपने ही कसीदे पढ़े अपनी सरकार के। क्या वजह है कि 3 कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहे हैं? क्या वजह है कि आप इलेक्शन नहीं करवा पाए? विधानसभा की बात कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, अभी पार्लियामेंट की इलेक्शन हो रही है, इसके बाद यहाँ ये असेंबली 3 की कैंडिडेट इलेक्शन बता होगी। दीजिए क्या वजह है? मेरी बात सुनिए, आप चीज बता यहाँ के हालात ठीक करना बहुत जरूरी था। आप क्या समझते हैं कैंडिडेट नहीं दे पाई कि थी। इससे पहले हालात ठीक हो यहाँ गए थे। ऐसे हालात थे? चुनाव से हालात ठीक हो जाएंगे, मगर विधानसभा अरे भाई चुनाव हो से रहे हैं ना चुनाव, आपको क्यों हो रहे हैं, टेंशन है? कहाँ हो रहे हैं? अरे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव पूरे कश्मीर में जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहे तो अभी जो हैं। हो रहे आपसे हैं, सवाल पूछा गया ये कि भी विधानसभा चुनाव कब अरे होंगे? मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है किसी के चुनाव कि में बहुत जल्दी किसी यहाँ विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा। और लोकतंत्र भारतीय नहीं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, ये इनको क्यों परेशानी होती है? वो भी चुनाव आ जाएंगे, जी। वो भी होंगे। अभी और तक यहाँ 5 पर उम्मीदवार भारतीय घोषित जनता नहीं कर पाए। पार्टी संगम की धाम के सरकार अंदर बनेगी। इन्हीं की रैली में इन्हीं का 400 इन्हीं सीटों का का दावा एक करने वाले वर्कर 5 उम्मीदवार नहीं फूट घोषित फूट कर के पाए। रोया और बोला कि हमने आज तक जितेंद्र सिंह जी का चेहरा नहीं देखा। जी। संकल धाम के अंदर इन्हीं की स्टेज के, इन्हीं माननीय के मंच के जितेंद्र सिंह ऊपर ने सबसे ज्यादा काम जम्मू कश्मीर में हैं? उनके अगुवाई हाउस में पर हुए मारा हैं। गया बड़े और बड़े किश्तवाड़ के अंदर इस तरह से गिरफ्तार किए गए लोग जिन्होंने तक बताए। हार का खतरा मंडरा रहा है। कोई खतरा नहीं है। माननीय अमित शाह सवाल जी भी आए हैं। बहुत भारी सवाल मतों से के जवाब जीतेंगे देने लोग, से कोई घबरा ऐसी करते टेंशन रहे। नहीं है। चाहे ये आप जुगल लोगों को किशोर टेंशन है हो, जिनके पास चाहे कार्यकर्ता ही नहीं है नीचे। जितेंद्र सिंह मतों से पोलिंग जीतेंगे। बूथ पे आपके कार्यकर्ता ही नहीं कितने है। मतों से जीतेंगे? चलिए, भारी आप मतों से हमारे- पिछली बार कितनी सेटिंग भारी- पिछली बार 3.5 लाख चलिए, नम्रता जी। इस बार उनसे भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। घड़ी टेंशन नहीं संकेत लीजिए। कर रही है कि टाइम हो चुका है। दिशांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरबजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जैसे जैसे मतदान की दिन नजदीक आ रहे हैं, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, तब तक इसी तरह का माहौल रहेगा। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।